रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलेगा। मुझे रिफ्यूजी स्टेटस नहीं है, मुझे डिस्प्लेस्ड कहा जाता है। और मैं तो कहता हूँ मैं डिस्प्लेस्ड नहीं हूँ, मैं मिसप्लेस्ड हूँ, मैं कहीं गुम हो गया हूँ। आज की तारीख में भी 39 डिस्प्लेस्ड पर्सन कैंप्स हैं जिसमें मेरे लोग कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं। मैं तो इनसे कहता हूँ कि आप अपने से कुछ मत दीजिए। जो पैकेज हमारा 2014 में पास हो चुका है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। कोई पार्टी बात नहीं करती, कोई सरकार बात नहीं करती, हम ही सड़कों पर बोलें सो बोलें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई चिंतन मंथन नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। आज हम बात करेंगे सरहद पार से आए महाजरीन की। तक़सीम हिंद के वक्त सरहद पार से कुछ महाजरीन आए थे, उनको आज किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इनके क्या कुछ मसाइल हैं, दफ़ा 370 से पहले और उसके बाद इन पर क्या असरात मुरतब हुए, इन्हीं सब चीज़ों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन राजीव चुन्नी जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और सरहद पार से आए महाजरीन के मसाइल उजागर करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये लोग कब आए थे और कब इन्होंने हिजरत की थी और इनकी तादाद अभी जम्मू में कितनी इनकी तादाद होगी? देखें, 1947 में जी, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब तक जम्मू कश्मीर ने ये फैसला नहीं किया था कि मुझे पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है। तो हम लोग चूँकि जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, महाराजा हरी सिंह जी की टेरिटरी के लोग थे, और पाकिस्तान को लगने लगा कि हिंदुस्तान के साथ जा सकता है हमारा जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये जो कठुआ का पुल है रावी का, ये बनने लगा, सड़क चौड़ी होने लगी जम्मू से पठानकोट, और भी कुछ ऐसे काम होने लगे, तो पाकिस्तान को शायद ये लगने लगा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जा सकता है। तो उसने कबायलियों को हायर किया, ट्राइबल को, और जम्मू कश्मीर पर हमला करवा दिया। मकसद ये था कि वहाँ की जो माइनॉरिटी है, हिंदू और सिख, उनको या तो मारा जाए या डराया जाए या वहाँ से भगा दिया जाए, ताकि कल को अगर कोई ये पूछे कि आपको कहाँ जाना है तो जो बचे हुए लोग हैं वो कहें जी हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। तो पहला हमला 22 अक्टूबर 1947 को मुजफ्फराबाद पर हुआ। मुजफ्फराबाद हमारा डिस्ट्रिक्ट था, आज वो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है, कैपिटल कहलाता है, सो कॉल्ड पाक अधिकृत कश्मीर का। तो एक रात में हमला इतना ज़ोरदार था कि 22 अक्टूबर को हमला होता है, 23 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्ज़े में चला जाता है और हज़ारों हिंदू और सिखों की निर्मम हत्याएं होती हैं। हमारी नौजवान औरतों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ बर्बरता होती है, ज़ातियाँ होती हैं, और लोगों को खून के आंसू रुलाया जाता है और इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वो यहाँ से निकल जाएं। तो जो लोग बचे हुए थे थोड़े बहुत, उन लोगों ने वहाँ से पलायन करना बेहतर समझा, और ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं। वो लोग बढ़ते बढ़ते बारामूला, उड़ी, श्रीनगर शहर तक आ गए थे। उसके बाद हमने जब महाराजा हरी सिंह जी को सिचुएशन की ग्रेविटी का पता लगा, तब उन्होंने एक्सेशन ऑफ़र किया 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ, और उस एक्सेशन को, उस विलय को 27 अक्टूबर को मान लिया गया। लेकिन आप त्रासदी देखें, उस एक्सेशन के एक महीने के बाद हमारा दूसरा ज़िला मीरपुर फाल हो गया। मीरपुर पर हमला हुआ कबायलियों का, वही कहानी दोहराई गई जो मुजफ्फराबाद में दोहराई गई थी। उसी तरह से हिंदू और सिखों को निशाना बनाया गया, उनकी बहू बेटियों के साथ ज़्यादती की गई और उनको भी मजबूर किया गया कि वो लोग वहाँ से निकल जाएं। और यही सिलसिला आगे पुंछ की तरफ गया और गिलगित बाल्तिस्तान की तरफ गया। ये सारे जो इलाके मैंने आपको गिनवाए हैं, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ, गिलगित बाल्तिस्तान, ये आज सारे पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं और पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, और हम वहाँ से आए हुए लोग हैं। जब आए थे तब हमारी संख्या थी 3 लाख, आज हम 13 लाख के करीब हैं।
जिसमें से 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और 3 लाख के करीब जम्मू कश्मीर से बाहर अन्य राज्यों में रहते हैं। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, नागरिक हैं, उसके बावजूद जो अधिकार हमें मिलने चाहिए थे वो अधिकार हमें नहीं मिले। सर, कहने का मतलब ये है कि आपने उस वक्त इस चीज़ से इनकार किया, पाकिस्तान जाने से इनकार किया, आप हिंदुस्तान में आए, फिर भी आपको जो है सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, केंद्र सरकार में जो भी रहा, A, B, C मैं सबका मैं बोलूँगा, किसी ने भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक विस्थापित का क्या दर्द होता है, क्या अधिकार होते हैं, ये सारी दुनिया में एक तय मापदंड पे किया जाता है उनका पुनर्वास। लेकिन हमारी त्रासदी ये है कि हमारा जो देश है भारत, ये यूनाइटेड नेशन का तो मेंबर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कानून का भारत हिस्सा नहीं, सिग्नेटरी नहीं। इस वजह से क्या है कि हम लोग सीधे यूनाइटेड नेशन के पास मदद के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वो उस कानून को ही नहीं मानता हमारा देश, जो उनका कानून है कि एक विस्थापित के लिए क्या अधिकार होने चाहिए। अब आ जाकर हम गुहार कहाँ लगाएंगे? अपनी सरकार के पास। तो हमारी सरकार की ये नीति रही है पहले से लेकर आज तक कि हम उस इलाके को खाली कराएंगे और आप लोगों को आपके घरों में वापस भेजेंगे। मुझे ऐतराज़ नहीं है, हम जाने के लिए तैयार हैं, आप खाली कराइए। 70 साल से अधिक हो गए, आपने 3 जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, 47, 65, 71, और जब बांग्लादेश बना है 90,000 से ज़्यादा फौजी हमारे कब्ज़े में था पाकिस्तान का। तब मौका था हम पाकिस्तान से नेगोशिएट कर सकते थे, हम उनको कह सकते थे कि आप उनको छोड़िए, तब हम हमारा इलाका छोड़िए, तब हम इनको रिहा करेंगे, लेकिन हमने उनकी रिहाई कर दी। इसका मतलब ये है कि हमें तो आप कहते हैं कि आपको हम पुनर्वास करेंगे, घर वापस भेजेंगे, लेकिन आपने कभी उस इलाके को खाली कराने के लिए संजीदगी के साथ कोई प्रयास नहीं किया। तो आप ना करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक लाइन बनाई, जो कश्मीरी पंडित विस्थापित आए उनको आज आप हर चीज़ दे रहे हैं क्योंकि वो विस्थापित हैं, और आप कहते हैं जब तक आप घर जाते हो तो आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। ये चीज़ें मुझे क्यों ना मिले? मेरे लिए भी तो यही नीति है आपकी कि जब तक आप घर जाते हैं तब तक आपको यहाँ का रिफ्यूजी अधिकार नहीं मिलेगा, रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलेगा। मुझे रिफ्यूजी स्टेटस नहीं है, मुझे डिस्प्लेस्ड कहा जाता है, और मैं तो कहता हूँ मैं डिस्प्लेस्ड नहीं हूँ, मैं मिसप्लेस्ड हूँ, मैं कहीं गुम हो गया हूँ, कोई हमारी बात तक नहीं करता, और कभी कभी चुनाव आ जाते हैं तो हमारा जिक्र उसमें आ जाता है। लेकिन जहाँ तक पुनर्वास की बात, आप हैरान होंगे, आज की तारीख में भी 39 डिस्प्लेस्ड पर्सन कैंप्स हैं जिसमें मेरे लोग कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद महाजरीन पर क्या असरात मुरतब हुए, क्या असरात पड़े? देखें, जब ये दफ़ा 370 थी या 35 से था, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि हम तो यहाँ के नागरिक थे, लेकिन फिर भी हम उसको हटाने के हक में थे, इसलिए कि हमें लगता था शायद हमारे लिए कोई अच्छे दिन आएंगे, कुछ आगे चलकर कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हमने देखा कि इसके जाने के बाद भी जो जातियाँ हम पर हो रही थी वो जातियाँ कम नहीं हुई हैं, रादर बढ़ी हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक अथॉरिटी है, उसका नाम है प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर। वो इसलिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कि जब तक हमारा पूरा पुनर्वास कंप्लीट नहीं हो जाता वो अथॉरिटी काम करती रहेगी। अच्छा, वो खाली नेम सेक है, तो यहाँ एक कस्टोडियन प्रॉपर्टी का एक अथॉरिटी भी है, कस्टोडियन जम्मू, और एक स्टेट लेवल का भी कस्टोडियन जनरल है। वो इसलिए बिठाया गया है कि जो लोग यहाँ से पार चले गए अपनी यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर, उसकी देख रेख के लिए। तो इन्होंने क्या किया, तब कस्टोडियन और पीआरओ को इकट्ठा कर दिया, कस्टोडियन कम पीआरओ की एक पोस्ट बना दी जो हमारे पुनर्वास की सारी देख रेख करेगा और हमारा सारा रिकॉर्ड उसके पास रहेगा। और ये पोस्ट तब से है जब से हम विस्थापित हैं। पहली बार ऐसा हुआ है 370 टूटने के बाद, और इस रजीम के अंदर आज गवर्नर शासन है यहाँ पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, इन पोस्टों को बाइफ्रिकेट कर दिया गया है, कस्टोडियन अलग कर दिया गया है और पीआरओ अलग कर दिया गया। और पीआरओ की हालत ये है कि ना उसके पास तनख्वाह का कोई अकाउंट है, ना उसके पास मुलाजिम है, ना ड्राइवर है,
ना गाड़ी है, ना बैठने के लिए दफ्तर है और ना स्टाफ है, वो कैसे काम करेगा? और वो दफ्तर ही नहीं आते साहब। जो कस्टोडियन साहब हैं उनसे हमारे अधिकार छीन लिए गए कि आप इनका काम नहीं करेंगे। हालत ये है कि बीते 3 महीनों से हमारा जो पैकेज चल रहा था पुनर्वास का वो बिल्कुल रुक गया हुआ। सर गुज़िश्ता 2 दिन पहले की बात करें तो आपने एक प्रोटेस्ट भी किया था। मैं उस प्रोटेस्ट के हवाले से जानना चाहूँगा, क्या कुछ डिमांड्स थी आपकी उस प्रोटेस्ट? यही था कि बड़ा जद्दोजहद के बाद 2014 में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी, हमने उनको मजबूर किया कि हमारे लिए कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास करिए ताकि केंद्र से हमें कोई सहायता मिले। वो पैकेज क्या था कि हमारे हर परिवार को 25 लाख रुपए की नकद सहायता मिले जो 1947 में आए। उसके बाद हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले ताकि वो पढ़ जाएं तो सरकार पर निर्भर ना रहें। तीसरा था कि हमारे बेरोज़गार जो युवा हैं पढ़े लिखे उनको एक नौकरियों का पैकेज मिले। इन्होंने ना तो नौकरियों वाले पैकेज को छेड़ा, ना हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन। जो 25 लाख की बात थी उसमें से 2000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उसकी घोषणा की कि हम इन लोगों को देंगे, जिसमें 5.5 लाख रुपया मेरे हर परिवार को मिलना था। हम उसको ले नहीं रहे थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे। हमने कहा ये 70 साल पुराना मामला है और आज आप 5 लाख दे रहे हो, मेरी चौथी जनरेशन है और दे रहे हो आप 47 के आदमी को, तो कुछ भी इससे आने वाला नहीं है। इन्होंने कहा नहीं आप लीजिए, हम अगली किस्त भी जल्दी जारी करेंगे, आप इसको शुरू करिए। हम इनकी बात मान गए, हमने शुरू की और आप यकीन करें वो जो पैसा 2016 में इन्होंने जिसकी घोषणा की थी, आज की तारीख में भी आधा भी वो बांट नहीं पाए हैं। यानी 5 साल में आधा पैसा अभी बांटा नहीं गया, वो भी किसका? 5.5 लाख का। और हमारा प्रदर्शन का मतलब ये था कि उसको एक्सपीडाइट करिए। और जो यहाँ ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से शरारतें कर रहे हैं या मतलब उसमें हमें जगह जगह जाकर परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं, उसको ठीक करिए ताकि हमारा स्मूथ थोड़ा सा काम चले। लोगों को जो सहायता का वायदा किसी छोटे आदमी ने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने किया था और वो वायदा जो किया था वो मिलना चाहिए। जब तक आप पहली वाली इंस्टॉलमेंट को, पहली वाली जो किस्त है उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो दूसरे का आप कैसे उम्मीद करेंगे? तो ये एक तरह से हमारे साथ एक साजिश हो रही है। सर मैं जानना चाहूँगा कि जो महाजरीन की जो आबादी है किस तरह से अपने मुस्तकबिल को देखते हैं आप, किस तरह से अपने फ्यूचर को देखते हैं? देखें अभी तक तो फ्यूचर जो है वो बड़ा अंधकारमय है। बिल्कुल। आप यकीन जानें, कभी मौका लगे आप जाइएगा, मैं आपको ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं कहूँगा। आप बोर कैंप चले जाएं, एयरपोर्ट के बगल में कैंप है। जिस जगह सारे वीआईपी उतरते और वहाँ से प्रवास लेते हैं, एयरपोर्ट के बगल में। आप सिंबल कैंप चले जाइए, आप बड़ियाल ब्राह्मणा चले जाइए, आप राजबाग चले जाइए, 39 कैंप हैं आज यहाँ। आप गोल गुजराल कैंप चले जाइए जहाँ हमारे सिखों की आबादी है। इतनी बुरी हालत में लोग रहते हैं और उम्र इतनी हो चुकी है, लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, लड़कों की शादियाँ नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि मुझे ये बताएं कौन लड़का है जो ये कहेगा मेरे ससुराल कैंप में है, कौन लड़की है जो कहेगी कि मेरे ससुराल कैंप में है। तो इस तरह से लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे लेते लेते इतने परेशान हो चुके हैं कि उनका कुछ नहीं बना। क्योंकि जब कोई आपदा आती है ना, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या किसी और तरह की आपदा हो, उसमें सरकार को सहारा बनना पड़ता है, लेकिन हमारे केस में सरकार सहारा नहीं बनी। सर आखिर मैं जानना चाहूँगा हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार से क्या कुछ गुजारिश, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो इनसे कहता हूँ कि आप अपने से कुछ मत दीजिए। बिल्कुल। जो पैकेज हमारा 2014 में पास हो चुका है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप उससे अधिक देते तो हम आपके एहसानमंद होते, लेकिन जितना पैकेज हम आपके आने से पहले बुनियाद बना चुके थे, कम से कम उस बुनियाद को तो पूरा करिए ताकि हम लोग सोचें कि आगे चलकर हमारा भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जिस तरीके की इनकी नीयत है इस पर कोई आदमी बात नहीं करता, कोई पार्टी बात नहीं करती, कोई सरकार बात नहीं करती। हम ही सड़कों पर बोलें सो बोलें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई चिंतन मंथन नहीं होता। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राजीव चुन्नी जी, जिनने महाजरीन को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। क्या कुछ मसाइल हैं इनके और कितनी परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, खासकर जो इनका हक है वो भी इन्हें नहीं दिया जा रहा है।
हमारी मरकज़ में बैठी सरकार से और ख़ासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि इन लोगों की ओर खुसूसी तवज्जो दें ताकि ये लोग आराम से चैन से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।